नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी शामिल हैं और इसलिए 2023 बहुत महत्वपूर्ण है और 2024 में देश के चुनाव होने हैं। इस बुलेटिन में इन तमाम राज्यों के साथ साथ देश में गत रही तमाम इलेक्शन से जुड़ी खबरों को समेट कर आपके सामने लाकर रखने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मुद्दों पर हम चर्चा भी करते हैं जो आपके लिए जानने जरूरी हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए यहां पर मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ से जुड़ा यह विषय है जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन मजबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को आरएसएस का साथ मिला हुआ है, इसलिए बीजेपी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि 14 सीटों पर सिमटने के बाद बीजेपी का मनोबल टूटा है। चुनाव के चंद महीने पहले सिंहदेव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि बीजेपी को कौन नजरअंदाज कर रहा है और अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी को लेकर कॉन्फिडेंट है? बहरहाल सिंहदेव के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि वे स्पष्ट वक्ता हैं। सिंहदेव जो बोलते हैं वो सच्चाई पर आधारित रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेसी भी मान गए हैं कि बीजेपी का संगठन मजबूत है। तो जाहिर तौर पर इसी सवाल के इर्द गिर्द हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो बात यहां पर टीएस सिंहदेव ने कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे किस तरह से दोनों ही पार्टियां ले रही हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे पास दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ में संदीप शर्मा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साथ ही मेरे साथ में धनंजय ठाकुर जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये बता दें कि आप एक बार सुनिए कि क्या कहा है टीएस सिंहदेव ने और उस पर रमन सिंह की तरफ से क्या बयान आया है। भाजपा की एक मजबूती है, उनकी अपने आप एक मजबूती है, उनके संगठन की मजबूती है और कभी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 45-50 साल से राजनीति को दूर से पास से देख रहा हूँ। तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। स्पष्ट वक्ता है, साफ बोलने वाले हैं और वो जो बोलते हैं वो सच्चाई के पे आधारित रहता है। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण बयान आपने सुने और इससे इर्द गिर्द जानने समझने की कोशिश करते हैं। धनंजय, सबसे पहले आपसे सवाल। मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह बात कही है कि आरएसएस और बीजेपी की मजबूती वो सब जानते हैं और इसकी हकीकत को समझना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस अगर इसलिए है तो इसलिए वो संगठन बहुत मजबूत है। कैसे समझाएंगे, कैसे इसको समझें इस बयान को? देखिए व्यास जी, सबसे पहली बात आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जो सत्ता में जो दल होता है उसके खिलाफ कोई मजबूत अगर विपक्ष होता है तो वो होता है जनता। क्योंकि सरकार को जनता के लिए काम करना है, जनता के वादों को पूरा करने के लिए काम करना है, जनता के बेहतरी के लिए काम करना है। उसके बाद आते हैं विपक्षी दल। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में शिवसेना भी है, छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी भी है, बहुत सारे अनेक दल है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने विपक्ष में जो दल है उसका सम्मान करती है, उसको मजबूत मानकर चलती है। क्योंकि जब हम विपक्ष के जो दल है उसको मजबूत मानेंगे तभी हम अपन लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। तो हमारे पार्टी का नियम और नीति भी है कि हम विपक्षी दल को कभी कमजोर नहीं आंकते हैं, कभी उसको अपमान नहीं करते हैं और हमेशा मजबूत मान के चलते हैं। और हम जनता से जो किए वादे हैं और जनता के लिए जो हमको बेहतर काम करना है उससे काम करते हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे कि हमारे 2018 में चुनाव जीतने के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के चुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हम जीत दर्ज कराए क्योंकि हमने भाजपा को कभी कमजोर नहीं माना है। भाजपा ही नहीं, किसी भी विपक्षी दल को हमने कमजोर नहीं माना है। और जनता किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष होता है तो जनता होता है। जी संदीप जी, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? चूंकि बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कह भी रहे हैं कि हम किसी विपक्ष में रहें, हम किसी विपक्षी दल को कमजोर नहीं आंकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कभी कमजोर नहीं आंकते हैं, यही उनके कहने का मतलब था और कोई मतलब ना निकाला जाए। संदीप जी, आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल विपक्ष को कमजोर नहीं मानना चाहिए, ये बात तो बाबा जी ने सही कहा। और भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन के बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संगठन में क्या होता है, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं जिनकी सीटें बहुत नीचे चली जाती हैं, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन वोटों का परसेंट आप देखेंगे, हमारी सीटें भले कहाँ चली गई, लेकिन 33% वोट के साथ हम यहाँ पर मजबूत विपक्ष के रूप में यहाँ पर विराजमान है।
आप देखेंगे कि जिन राज्यों में और दूसरी पार्टियां जो है जब सत्ता से बाहर जा रही हैं तो उनके क्या हालत हो रहे हैं, वो 0 सीट पर चले जाते हैं, उनका वोट का परसेंट 2%, 3% चला जाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी भी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है, बरसों सत्ता पर ही है, लेकिन आज आप देखेंगे देश से धीरे धीरे करके अनेक राज्यों से कांग्रेस जो है नीचे नीचे सरकते चली जा रही है। कांग्रेस का संगठन तेजी से घट रहा है। अभी जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है आप देखेंगे पूर्वोत्तर में, उस चुनाव के बाद में कांग्रेस के बहुत से बड़े नेताओं ने, खासकर कल राशिद अल्वी जी ने भी कहा कि हमको एक बार फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा अपने सांगठनिक ढांचे पर, हमारे काम करने के ढंग पर, हमारे जो प्रचार करने वाले जो तंत्र हैं ग्रास रूट पर, उस तंत्र पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही है। तो एक बार जब सत्ता से हटी है कांग्रेस पार्टी तो संगठन धीरे धीरे उनका जो है इतने तेजी से नीचे गिर रहा है, उनके वोटों का परसेंटेज गिर रहा है, राज्य दर राज्य हार रहे हैं। लेकिन यह चीज भाजपा के साथ नहीं है। हम यहां हारे जरूर हैं, हमारी सीट ठीक है 14 आ गई, लेकिन हम 33% वोट के साथ यहां पर हैं। इसी बात को टीएस बाबर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ढांचा ग्रास रूट पर है। वो भले चुनाव हार गए हैं, भले वो सत्ता में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से बैकफायर करेगी। और इसका एक उदाहरण मैं आपको थोड़ी देर के बाद खत्म करूंगा। आपको ध्यान होगा अभी बाबा जी जो चुनाव जीते उत्तर प्रदेश में 273 सीट के साथ, उसके पहले हम 300 सीट के साथ चुनाव जीते थे यूपी में, लेकिन उसके पहले हमारे पास यूपी में मात्र 45 सीटें थी। उस 45 सीट से हमने छलांग लगा करके कहां पहुंच गए सीधा, जो सारे जी जी, तो 6 गुना। हम सारे आंकड़े जो आप रख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और इसी बात की तरफ इंगित कर रहे हैं टीएस सिंहदेव। मैं आपसे जानना चाहूंगा संदीप जी, जिस तरह से उनका बयान आया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से उनके समर्थन में बयान देती रही, एक तरह से देखने को मिलता है कि हालांकि जो कुछ भी हुआ उनकी नाराजगी वाली बातें भी कई बार निकल के सामने आती रही, लेकिन वो जो बयान अभी इस वक्त निकल के आया है, इसको क्या आप लोग सिर्फ इसी रूप में देख रहे हैं या किसी और रूप में भी देखते हैं? नहीं, हम उसको अपने समर्थन में बयान नहीं मानते, हम एक सच्चाई मानते हैं। वो सच बात को कह रहे हैं कि जो बातें सच है, लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे लगातार कांग्रेस पार्टी ने जहां पर थोड़ा बहुत अच्छा किया उसकी भी बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने भी जो वादा खिलाफी के मामले को लेकर के जिस ढंग से घोर वादा खिलाफी की उसकी भी बात करते हैं। वो जिस ढंग से पंचायत मंत्रालय छोड़ दिए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास से सरकार नहीं दे सकी, हम क्या मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, गरीबों के लिए हमने काम करने का वादा किया था, हम गरीबों के लिए काम नहीं कर सके, मैं पंचायत मंत्री होकर के यहां पर मंत्रालय में, ये सच बात है। ऐसा करने का मतलब कोई वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके नहीं है, वो एक सच्चाई चीजों को अपनी पार्टी के सामने, और वो एक संदेश दे रहे हैं अपने वरिष्ठ नेताओं को, दिल्ली तक को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली तक को संदेश देने की कोशिश क्या कर रही है, धनंजय जी, दिल्ली तक को संदेश देने की कोशिश है, ये बात संदीप जी का कहना है। ये बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण कि हाल ही में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी मंच से ये कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के नेता सत्ताग्राही हैं, वो सिर्फ सत्ता के लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ उसी अधिवेशन के मंच पर मौजूद थे टीएस सिंहदेव, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संगठन बहुत मजबूत है, इसकी मजबूती को कम नहीं आंकना चाहिए। ये इस तरह का विरोधाभासी बयान निकल के नहीं आ रहा है? नहीं, विरोधाभास बयान नहीं है। टीएस सिंहदेव जी ने जो बातें कही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस है। आरएसएस कौन है? जो पर्दे के पीछे छिपकर सिर्फ हिंदुओं को बरगलाने काम करती है, हिंदुओं के नाम से भाजपा के लिए वोट मांगती है, लेकिन हिंदू जब मुसीबत में होते हैं तो ये आरएसएस से जुड़े लोग हिंदुओं के साथ कभी खड़े नहीं हुए। ये किसान आंदोलन में आपने देखा भी होगा। और अभी जिस प्रकार से अडानी ने देश के संपत्ति को जो बर्बाद करने का काम किया, जो 7 लाख करोड़ का पैसा, जिसमें हिंदुओं का पैसा, जिसमें आदिवासियों का पैसा है, जिसमें तेंदुपत्ता तोड़ने वाला पैसा है, तो आरएसएस अडानी के साथ खड़ी नजर आई है। तो ये सच्चाई है कि जो आरएसएस जो है, जो बरगलाने काम करती है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने बहुत सच्चाई बात कही है, सत्याग्रही और सत्याग्रही में अंतर होता है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी स्टेट में आप देखेंगे, अगर कांग्रेस के विधायकों को डराया नहीं जाता, उनके साथ खरीद फरोख्त घटना नहीं होती, उनको ब्लैकमेल नहीं किया जाता, तो भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं नहीं रुकी है। जहां भी कांग्रेस से, जब मेघालय की बात कर लूं मैं, चाहे असम की बात कर लूं मैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लूं मैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लूं, भारतीय जनता पार्टी सत्याग्रही के लिए काम कर रही है ना। अगर वो सत्याग्रही होते तो अपनी विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ते, दूसरे विचारधारा के लोगों को डरा धमका नहीं लाते। तो यही तो अंतर है ना। कांग्रेस तो ऑलरेडी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी कहीं धरातल पर नजर नहीं आती। वही तो बयान है ना टीएस सिंहदेव के। उसी बयान को तुम आपसे जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अकेले भाजपा इतनी शक्तिशाली नहीं है, उसके पीछे आरएसएस की ताकत साथ में खड़ी है, इसलिए उस संगठन को कम नहीं आंकना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना भाई, भाजपा आरएसएस के अलावा केंद्र में इनकी सरकार है, और केंद्रीय शक्तियों कैसा दुरुपयोग केंद्र सरकार कर, ये भी आप देख लीजिए। ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, आरएसएस बस थोड़ी भाजपा के साथ है। ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति मतलब पार्टी स्तर पर कोई क्षमता नहीं। मैं तो कर रहा हूं ना, आप पूरा सीनियर उतार के देख लीजिए। भारत में जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अगर उनके 30 विधायक होंगे तो 15 विधायक कांग्रेस छोड़कर गए
हैं वो विधायक है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से कहीं मजबूत नहीं है, इनके पास ना तो नेता है ना नेतृत्व करता है। और हम तो कह रहे हैं विपक्ष का पूरा सम्मान है, ना तो हमको कोई अहंकार है। हम जब हमारी सरकार जब 40 सीट में थी केंद्र में तो भी हमने अहंकार नहीं किया। आज 303 सीट में जी संदीप जी क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? आरएसएस के ऊपर बड़ा तगड़ा निशाना क्या है? देखिए हितेश जी, आप कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि सत्याग्रह मतलब क्या बता रहे हैं, परंतु मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और तो लाइव भी दिख रहा था। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह मतलब सत्ता के मार्ग पर चलना, सत्ता के लिए उसके मार्ग पर चलना, ऐसा मैंने सुना। भाई कहां कैसा उसको मैं नहीं जानता, उस विषय पर मैं नहीं जाना पड़ता। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने, पूरे देश की जनता ने देखा है और रोज वीडियो वायरल है। देखिए उस अधिवेशन में हम भी मौजूद थे। उन्होंने सीधे सीधे सत्याग्रह के संदर्भ में निशाना साधा था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर। सीधा सीधा ये बोला कि बीजेपी और आरएसएस सत्ताग्राही हैं, वो सत्ता के लिए काम करते हैं, हम लोग सत्य के लिए काम करते हैं। ये बात वो जो है ना, अब वो क्या करना चाहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो अभी क्या कर रहे हैं पता है मेरे को। पूरे देश के लोग, पूरे देश की जनता जान रही है कि सत्याग्रही कौन और सत्ता के लिए कौन छटपटा रहे हैं। इस पर मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन ये जो आरएसएस पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं बोलता हूं आरएसएस जो है एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्रवादी कार्यों को करती है। ये संस्था को आप देखेंगे, कांग्रेस हो या इनके जितने बड़े नेता हैं, पिछले 2-3-4 साल से एक बात लगातार कह रहे हैं कि हम इसको बर्बाद कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बर्बाद कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस क्या कर रही, हिंदुओं के लिए क्या कर रही, नहीं कर रही, हिंदूवादी कितने ये पता नहीं। लेकिन यह बात तय है कि आरएसएस ने जो है निश्चित रूप से हिंदुओं की भावना को समझा है, राम मंदिर के मामले को समझा। इस देश में जितने भी हिंदू विरोधी कानून बने उसको एक प्लेटफॉर्म से उन्होंने जनता के बीच, जनमानस के बीच लाने का काम किया है। और जो भी ऐसे गलत कानून थे वो कैसे हटे, इसके लिए उन्होंने कई राजनीतिक दलों को समर्थन दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ चढ़ करके उनकी बातों को सुनी और उनकी बातों को करने का जो है एक संकल्प लिया और उसको किया। जैसे राम मंदिर का मामला वस्तुतः हिंदू परिषद का है, विश्व हिंदू परिषद का, जो आरएसएस का विंग है। अब विश्व हिंदू परिषद के मांगों को लगा कि हिंदुओं के लिए एक सही मांग है और एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी से खड़ी हुई और राम मंदिर के पक्ष में हमारे अडवाणी जी से लेकर के तमाम लोगों ने आंदोलन किए और राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। और तब बार बार पूछते थे कि राम मंदिर का बनाने का कहते हैं, तारीख नहीं बताते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से अपना परिचय दिया, अपने वचन निभाया, आज राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए वायुमंडल बनाया। ये इसके लिए कानूनी जितने पक्ष थे उन कानूनी पक्षों में जहां जहां बाधाएं थी उन बाधा को दूर करने का काम किया और जनता का अपार समर्थन मिला। तो इसमें जो आरएसएस का जिस काम को किया, आरएसएस ने जिस एजेंडे पर काम करती है, जब बोल रहे हिंदुओं के लिए करते हैं काम फिर धोखा देते हैं, आरएसएस ने कहीं धोखा नहीं दिया हिंदुओं को। हिंदुओं की जनमानस के आधार पर काम किया, उनके भावना को समझी और आज राम मंदिर बन रहा है। तमाम जैसे कि आपको बता रहा हूं, धारा 370 से लेकर के समान नागरिक कानून जो है, इन सारे दिशा में जो है आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मनोभाव के साथ काम कर रही है। देखिए, आरएसएस ने हिंदुओं के भावनाओं का सम्मान नहीं किया, हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैंने कहा ना, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर की बात है। वो भारत के संविधान पे हम कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया, पूरे देश की जनता ने भरोसा किया, तो आज जाके राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो ओछी और इसमें फोकट की राजनीति लेकर सिरे लेने का काम करे। दूसरी बात, मैंने हिंदुओं की बात किया, जिस हिंदुओं को आपने 15-15 लाख रुपए देने का वादा कर वोट लिया, उस हिंदुओं के जेब से आप पैसा निकाल लिए। जिस हिंदुओं को 410 रुपए में कांग्रेस की सरकार सिलेंडर देती थी, आज नरेंद्र मोदी और आरएसएस सरकार 1200 में सिलेंडर दे रही है। हिंदुओं कहां से रोजी रोजगार छीना जा रहा है। वो हिंदू किसान जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे उनको देश के भीतर घुसने नहीं दिया। मतलब आरएसएस कभी हिंदुओं के साथ थी ही नहीं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और अडानी जैसे चंद लोगों को लाभ दिलाने के लिए काम करती है। मैं पूरा दावा कर रहा हूं और भारत के संविधान को मैं प्रणाम करता हूं। देश की जनता ने जो भारत के संविधान का सम्मान किया, प्रणाम किया, तो आज राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वो अलग विषय कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की श्रेय लेना चाहती है, क्योंकि ये कभी राम मंदिर बने नहीं चाहते थे, ये तो हमेशा वोट की राजनीति करते हैं ना। आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिल गया, अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछते हैं राम जी के आने का प्रमाण दीजिए, तो ऐसे लोग क्या राम जी के नाम से कम काम करेंगे क्या? इनको राम जी के नाम से वोट चाहिए, राम जी के नाम से चंदा चाहिए और आरएसएस ही सबसे ज्यादा हिंदुओं को धोखा देने का काम की है। जी संदीप जी, देखो ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं को गैस का सिलेंडर 410 का बढ़ा दिए, उसको ऐसा कर दिया, मतलब हिंदुओं को छोड़ बाकी लोगों को 410 में सिलेंडर मिल रहा है, बाकी दूसरे लोगों को उसमें कम मिल रहा है, बाकी लोगों को छूट कर दिए। क्या कहना चाह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रही। क्या ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को छोड़ बाकियों को सस्ता कर रहे हैं? तो ये जो हिंदू और गैर हिंदू की जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश की भावना थी कि राम मंदिर बने, ये कोई हिंदू वाली बात नहीं। आम जनमानस, ये भारत का पूरा एक जो आत्मा है, भारत की आत्मा की जो चिति है, वो कह रहा था कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, इसलिए राम मंदिर वहां पर बन रहा है। इसको हिंदू मुसलमान फलाना ढिमका ये सब से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको साफ बोल रहा हूं
कि हिंदुत्व की बात, हिंदू जो है एक धर्म नहीं, हिंदू जो है जीवन पद्धति है हमारे भारत का। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि यहाँ की एक संस्कृति है। ये भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसी बात को आरएसएस कहती है, और वो जो इस बात को कहती है, हमको लगता है इसमें निश्चित रूप से दम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है, और इसलिए आज जो हिंदू की बात करते हैं ना, वो यहाँ के जीवन पद्धति है। थोड़ा सा हम लोग विषय पर ही रहे, क्योंकि जो टीएस सिंहदेव जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के इर्द गिर्द रहने की कोशिश करते हैं कि अगर सिंहदेव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है क्योंकि उसके पीछे आरएसएस जैसा एक संगठन खड़ा हुआ है और उसको कम नहीं आंकना चाहिए। इसी को लेकर मैं धनंजय जी आपसे बात कर रहा हूं। आप लगातार आरएसएस के ऊपर निशाना साध रहे हैं। आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता, सबसे बड़े नेता यूं कह रहा हूं कि वो आकर सीधा सीधा जो है आरएसएस को निशाने पर लेते हैं, लेकिन प्रदेश पे मंत्री अगर ये बात कहते हैं कि बीजेपी को कम नहीं आंकना चाहिए, तो मैं इसी को जानने समझने की आपसे कोशिश कर रहा हूं कि तमाम इन विरोधाभासों के बीच में अगर इस तरह का बयान आपकी ही पार्टी के बड़े नेताओं के बीच से आ रहे हैं, तो क्या जनता के बीच में मैसेज गलत नहीं जाता? कहीं मैसेज नहीं जा रहा। मैं तो कहा ना, अगर किसी सरकार का सबसे बड़ा विरोधी होता है, सबसे बड़ा कोई विपक्ष होता है, तो आम जनता होती है। आम जनता सरकार बनाती है और आम जनता सरकार को उखाड़ती भी है। अगर कोई ये सोचता है कि वो मजबूत विपक्ष है या ये सोचता है कि उसके आगे कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो दिग्भ्रमित है। चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, प्रदेश में हमारी सरकार हो, जनता के जो वादे को पूरा करेगा, जनता के काम को पूरा करेगा, वो निश्चित तौर पर दोबारा सरकार में आएगा। पहली बात मैंने कहा ना, आरएसएस का चरित्र मैंने बता दिया ना। आरएसएस के लोग, ठीक है, आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, क्यों फ्रंट फुट पर बैलेट के राजनीति में नहीं आते? पर्दे के पीछे क्यों छुप कर क्यों डरते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हो ना, घर घर जाकर। आप जब घर वोट मांगने के लिए आप जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बात करते हैं, वोट मांगने जाते हैं तब महंगाई की आप बात करते हैं, वोट मांगने जाते हैं तब किसानों की आज बात करते हैं, पर जब सरकार में जब आते हैं तब अडानी के फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और आरएसएस में मौन रहती है। और अभी क्या कहा था मोहन भागवत जी ने? मोहन भागवत जी तो यहां तक कह दिए ना कि इस देश में जात पात के लिए कोई जिम्मेदार है तो पंडित लोग जिम्मेदार हैं। तो क्या इनकी नीतियां? ये तो सिर्फ धोखा देने काम करते हैं। और मैंने कहा ना, सिलेंडर के दाम जब 410 में मिलते थे तो यही संघी और भाजपाई जो है उसका विरोध करते थे। आज 1200 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, हिंदुओं के हाथ में काम धाम नहीं है। और मैं हिंदुओं की बात इसलिए करता हूं, आप समझिएगा, एक बहुसंख्यक वर्ग की आप बात करेंगे ना, उसके जब लाभ होगा तो स्वाभाविक बात है उससे जुड़े अल्पसंख्यकों का भी लाभ होगा। तो जिस धारा में जो सरकार बह रही है, जो सरकार चल रही है, उसी धारा में उससे जवाब मांगा जाता है। देखिए हितेश जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई कांग्रेस के व्यक्ति हिंदू 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 जब बार बार बोलता है ना टेलीविजन में बैठ करके, तो मेरे को बहुत शांति मिलती है कि हाँ, अब ये ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आया। वरना हिंदुओं के तो पैर के नीचे जमीन पर रौंदने वाले लोग हैं। ये धोखा में भाजपा के लोग, बीच मत बोलिए। नहीं, आप पैर की बात की विरोध किया, आप गलत शब्द को उपयोग किया ना, इसमें विरोध किया। हिंदू को हम लोग चरण में लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी चरण में रखते हो कि हम तो माथा में रखते हैं। नहीं, आपने गलत शब्द उपयोग किया। हितेश जी, आपने गलत शब्द उपयोग किया। देखिए अपनी बारी आएगी तो बोलेंगे। आपने गलत शब्द उपयोग किया। हमने नहीं रौंदा, हमने पहले रौंदा। ये भाजपा और आरएसएस की सोच है। आप बोलिए ना, नहीं, अगर शब्द गलत उपयोग करेंगे तो क्या जाएगा? बाकी आपका स्वागत है। जी बोलिए, शब्द कोई गलत नहीं। जो पैर में रौंदने का काम आप रौंद देते हैं। आपको ये संघी और भाजपा रौंदते हैं, नरेंद्र मोदी रोक रहा है कि जो अभी हिंदुओं को पैर में रौंदने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, ये नरेंद्र मोदी का काम है। अगर हिंदुओं के घर में अगर नीति अगर जारी है तो ये पैर में रौंदने का काम आरएसएस और भाजपा कर रही है। नहीं, अगर ये बात करेंगे होगा विरोध उसका। चिल्ला चोटी नहीं, अगर आप गलत बात करेंगे विरोध होगा। अच्छे बात करेंगे स्वागत है, झूठे आरोप लगाएंगे विरोध होगा उसका पूरा। झूठे आरोप नहीं, झूठे आरोप 50 पैर में रौंदने का नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश के करोड़ों हिंदुओं को पैर में कोई रौंद रहा है तो नरेंद्र मोदी रौंद रहा है। हिंदू आज परेशान हताश है, हिंदू को ट्रेन नहीं मिल रहा है, पैर में रौंद रहे इसको बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हिंदुओं का बुलडोजर सरकार चला रही है और हिंदुओं को लूटने का आरएसएस ने किया, हिंदुओं को धोखा देने का आरएसएस ने किया है। ये क्या हिंदू बात करेंगे? ठीक है, बिल्कुल ताली बजाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस का चरित्र पर्दाफाश हो रहा है और आपका ताली बजाना चाहिए। ठीक है धनंजय जी, हो गया। ठीक है धनंजय जी, हो गया। प्लीज ठाकुर खोल रहा है, ताली आपको बजाइए क्योंकि आप ताली बजाने लायक हैं। देखिए, ठीक है संजय, अच्छा आप मैं जो सवाल किया उसका जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जब आकर के टेलीविजन में जब लगातार हिंदू 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 बोलता है ना, तो मेरा बताया ना, बहुत असीम शांति होगा ना, शांति मिलेगी आपको। देखिए फिर ठीक है, बोलने दीजिए ना प्लीज, बोलने दीजिए। ये क्या डर रहे ना? बोलिए ना, बोलिए। मैं क्यों डरूंगा? डरे वो जो हिंदुओं को धोखा दिया, मोदी डरे। ये देख लीजिए मोहन भागवत। अच्छा धनंजय जी बोलने दीजिए प्लीज, आप ऐसा धनंजय जी बोलने दीजिए प्लीज, है ना। एक बार आपकी, मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसको ये कह रहे हैं कि इनको जो है खुल के राजनीति माने, जो उन्होंने साफ कहा कि हम एक गैर राजनीतिक दल है, हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है। उसी तरह से बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे संगठन है इस देश के भीतर में, जैसे कोई दुर्गा समिति है, कोई गणेश समिति है। क्या और उनको राजनीति में किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए? क्या उनको बैन लगा दोगे आप?
तो इसी तरह से एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, देश में जैसे अनेक संगठन है। ये बात अलग है कि आरएसएस जो एक विशाल वटकर वृक्ष बन गया, कोई दूसरे उसके आसपास नहीं। ठीक है, मैं विशुद्ध एक और आखिरी लाइन, मेरा समय है। मैंने कहा है कि आरएसएस जिस ढंग से संगठन बना करके तमाम क्षेत्रों में काम करी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वनवासियों के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में, गिरिजनों के क्षेत्र में, मैं तो कांग्रेस के बहुत से नेता से सुना हूं कि हमारे भी ऐसे फ्रंट बनाना चाहिए जो वहां जाकर के काम कर सके। और मैं तो एक बार दिग्विजय सिंह जो बहुत आलोचना करते हैं आरएसएस की, उन्होंने भी कहा कि हमको भी जिस ढंग से सरस्वती शिशु मंदिर चलाते हैं ऐसे संस्था चलानी चाहिए, इस बात को उन्होंने कहा। वैसे तो बहुत गलत बात करते हैं आरएसएस के बारे में, लेकिन एक बात उन्होंने स्वीकार किया था, ऐसे स्कूल हमको शिक्षा क्षेत्र में काम करना चाहिए। अब ये कर नहीं सक रहे हैं, इसका दोष यदि हमको देंगे तो इसके लिए दोषी हम नहीं है, आरएसएस नहीं है। मैं 2023 के संदर्भ में सीधा आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि यहां पर जिस तरह का बयान आया है मंत्री टीएस सिंहदेव का, 2023 में चुनाव है, संगठन के स्तर की भी बात करें और भारतीय जनता पार्टी के स्तर की बात करें, संदीप जी आप क्या आकलन कर रहे हैं पार्टी का और संगठन के स्तर पर 2023 के विधानसभा चुनाव में? 2023 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं, और उसका बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा कोई गणित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट का परसेंट जो है, हमारा जो 41% वोट से घट करके हमारा 33% आया, हमारा 8% वोट घटा। कांग्रेस पार्टी जो है 40% वोट से 43% वोट में गई, उनका 3% वोट बढ़ा, हमारा 8 घटा, इनका 3 बढ़ा पिछले चुनाव में। तो हमारा जो 3% वोट है, हम मानते हैं कि इनकम शिफ्ट हो गया, लेकिन हमारा जो 5% वोट था वो पता नहीं कहां कहीं पर गुम हो गया, कहीं चले गए, हमारे से थोड़े क्षण के लिए नाराज रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वोट था 5%, ये तो चुनाव के 15 दिन बाद हमारे पास आ गए। हम 33-37% वोट पर तो पिछले विधानसभा के तुरंत बाद से हैं। लोकसभा चुनाव में हमारे मतदाताओं ने बड़े संख्या में वोट दिया, और ये जो 5% का वोट है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप ये उम्मीद कर रहे हैं 1-1.5% का वोट आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 में उसका फायदा मिलेगा, सरकार बना। ठीक है, धनंजय जी आपसे भी मेरा यही सवाल कि 2023 के संदर्भ में बात करें, आपकी ही पार्टी के बड़े नेता मंत्री तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के संगठन को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं 2023 के संदर्भ में? 2023 के चुनाव में पुनः छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जो 14 सीट में है वो भी 14 सीट नहीं बचेगी, और 2024 में केंद्र भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसका सबसे बड़ा कारण समझिएगा, जिस प्रकार से देश भर के हिंदुओं को आरएसएस ने धोखा दिया और नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया है, ये देश का हर वर्ग समझ चुका है। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, देश की जनता की बात नहीं करते। ये पूंजीपति के चौकीदार है, पूंजीपति की भला की बात करते हैं। इनको गरीब रिक्शा चालक से समय खत्म हो गया, आम मजदूर से कमीशन चाहिए और उनको समय खत्म हो गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो गया, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा धनंजय, ठीक है, समय